हेलो, गुड इवनिंग। तो देखिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, कल की क्लास में मैं लास्ट में आप लोगों को ये पढ़ा कर गया था। एक तो आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, पॉइंट वाइज तरीके से पढ़ना। मैंने कल आपको 4 पॉइंट पढ़ाए थे, 3 पॉइंट और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका हूं। अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट पढ़ाता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। और फोर्थ पॉइंट का जो थ्योरी थी वो कल की क्लास में मैं आपको बता गया हूं, कैसे प्रूव होता है, किस प्रकार से आया है। ये चीज कल मैंने आपको समझाया था, उसी चीज को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। यदि कभी भी इस चीज को आप लोग याद रखना, 2 पॉइंट है, एक है अपने पास x1 y1 और एक है अपने पास x2 y2। यदि इंटरनल पॉइंट के, कल मैं आपको बताकर गया था, यहां पर लास्ट में ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा था। इंटरनल पॉइंट के अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर की तरफ, तो अगर हम लोग इंटरनली अगर कोई पॉइंट है तो ये अपने पास होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे वो अपने पास होंगे my2 प्लस ny1 अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा m प्लस n। ये अपने पास इंटरनली अगर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास ये होता है। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इनको याद कर लीजिए भाई। आपके जो काम आने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि इसको आप लोग याद कर लो। इसको अगर याद कर लोगे तो चीजें आगे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे सभी लोग। दूसरा, एक तो मैंने इंटरनली आपको बताया था, एक मैंने एक्सटर्नली आपको बताया था कि अगर बाहर की तरफ अगर हो तो सेम यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर बाहर हो, कल की क्लास आप लोग जरूर देखिए और आप लोग उसके बाद ही उसको आप लोग समझना। अपॉन m माइनस n अपने पास होगा। और यहां पर ये क्यों होता है इस चीज को भी मैंने प्रूव किया था कल की क्लास में। मैंने कहा इसमें टोटल हम लोग 15 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी हम लोग करते चलेंगे। और एक अपने पास होता है मिड पॉइंट। अगर कभी हमारे पास मिड पॉइंट के बारे में अगर कभी भी बात करता है, जैसे x1 x2 अपने पास दिया हुआ है और दूसरा y1 y2 है, और ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है x1 y1 अपने पास है और दूसरा क्या है x2 y2 अपने पास अगर है, तो इस पॉइंट का अगर ये मिड पॉइंट अपने पास है, ये वाला मिड पॉइंट अगर अपने पास है, तो ये होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरे वाला होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये तब लगाना है जब ये अपने पास मिड पॉइंट हो। अगर अपने पास ऐसा हो तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ऐसा कल की क्लास में मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को समझा कर गया था, उस टाइम आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे। और ये था अपने पास पॉइंट नंबर 4। चलिए एक एक पॉइंट में आपको समझाते चलता हूं, चीजें मैं आपको बताते हुए चलता हूं और बाद में करेंगे पॉइंट नंबर 5 की थ्योरी। पहले इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर अगर आपको याद है कल की क्लास में, और ये सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग सारी क्लासेस देखना भाई, एक क्लास में कुछ भी समझ में आएगा नहीं, इसलिए आप लोग तरीके से सारी की सारी क्लास देखना। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। कल की क्लास तक 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करके गए हैं, अब हम लोग 11 नंबर से शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली। अगर कभी भी अपने पास कोई भी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, अगर अपने पास कोई भी लाइन है जिसको 4,-3 को जोड़ने वाली लाइन, और दूसरा है 8, अपने पास 5, ये लीजिए। यहां पर अपने पास कोई भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इंटरनली इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये अपने पास x1 y1 दे दिया, ये अपने पास x2 y2 दे दिया है, साथ ही ये रेशियो दे दिया हमें m अनुपात n दे दिया है। तो इसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, ये अगर आप लोग लिखोगे 8 गुना 3 अपने पास यहां पर 24 होगा, और ये 3 गुना 1 गुना 4 अपने पास 4 होगा, और नीचे आएगा 3+1। 3 गुना 5 अपने पास 15 होगा, और ये अपने पास 1 गुना 3 -3 होगा, और नीचे m प्लस एन 3+1। 28 में 4 का भाग दोगे तो ये 7 आ गया, 12 में 4 का भाग दोगे तो ये 3 आ गया, और रेशियो जो अपने पास आ गया है 7:3, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से
बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखना आप लोग, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास आता है, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है 4 अपने पास -3 और यहां पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 8, 5, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास 7, 3 हैं तो बताइए कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। उल्टा भी हम लोगों से पूछ सकता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर 7, 3 हैं तो ये इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसा कभी भी अगर आप लोगों से उल्टा पूछ ले, ये अगर पूछ ले तो याद रखना आप लोग कहोगे सर, हम लोग बोलेंगे कि m अनुपात n में डिवाइड कर सकता है, और m का इंटू यहां करोगे 8 इंटू m, और इसका इंटू यहां करोगे तो 4n अपॉन अपने पास m प्लस n जो है वो अपने पास कितना है, जो कि अपने पास 7 है। इस चीज को क्रॉस आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, सोल्व कर लेना, अपने पास m और n का रेशियो आ जाएगा, पहला तरीका। लेकिन ऐसा करने के बजाय जब कभी भी अगर हम लोगों से रेशियो पूछता है तो क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहां पर हम यहां पर m और n मानने के बजाय इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको m अनुपात n और 1 मान लेते हैं, और m अनुपात n को हम लोग लैम्डा लिखना शुरू कर देते हैं। तो m और n अलग अलग नहीं मानकर हम लोग इसको बोल देते हैं कि लैम्डा इज टू 1 अपने पास है। ये रेशियो जो है वो लैम्डा इज टू 1 है, और मान लो लैम्डा का मान आया 2/3 आया लैम्डा की वैल्यू सोल्व करने पर, तो 2/3 इज टू 1, 3 आगे चला जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, ये अपने पास रेशियो हो जाएगा। तो यहां पर उल्टा जब भी पूछे, ये रेशियो दिया हुआ पॉइंट पूछे तब तो ये फॉर्मूला ऐसे सोच लेता है, लेकिन जब भी पॉइंट देकर हम लोगों से रेशियो पूछे तो हम लोग सोचते हैं कि रेशियो जो होगा वो लैम्डा इज टू 1 होगा, और लैम्डा इज टू 1 होगा तो फिर हम लोग सोल्व करते हैं। 8 लैम्डा प्लस अपने पास यहाँ पर 4 अपॉन अपने पास लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू अपने पास कितना है 7, तो यहां से 8 लैम्डा प्लस 4 बराबर 7 लैम्डा प्लस अपने पास 7 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहां तो 3 ही आ गई है, फ्रैक्शन में है नहीं, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 3:1, ये अपने पास आंसर आ गया है। दोनों तरीके से मैं बात आपको समझा चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जब भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अपने आप आपको करने की कोशिश करनी है। हर प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर 100% सबसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे, तभी जाके फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे। नहीं तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले लगेंगे कि याद तो है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। याद आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाओगे जब इनको एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखोगे खुद से। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4,6, यहां पर ये जो लिखा हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए भाई। इसके बाद ये, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना इस चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चंस कम आते हैं और इसमें हम लोग सारा सब कुछ कवर कर ही रहे हैं। 3, यहां पर को मिलाने वाले रेखाखंड को -4,6 कौन से अनुपात में बांटेगा। तो जब भी ऐसा हम लोगों से पूछे -4,6 कौन से अनुपात में बांटेगा, तो आप लोग तुरंत बोल देना, जब रेशियो पूछे, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बोल देना 2 अनुपात लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में बांटेगा सर। तो लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में अगर बांटता है तो इस चीज का इधर इंटू करोगे तो 3 लैम्डा, और इसका इधर इंटू करोगे तो -6 अपॉन नीचे की तरफ आएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू अपने पास -4 है, तो 3 लैम्डा -6 बराबर माइनस का 4 लैम्डा -4 है, ये इधर आएगा 7 लैम्डा बराबर, यदि अपने पास 2 है तो लैम्डा की वैल्यू 2/7 अपने पास आ गई है, और 2/7:1 अगर है तो रेशियो जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 2:7 अपने पास आ गया है, 2:1 अपने पास आ गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो जैसे जो भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता जाए उसको आप लोग सोल्व करते चलिए। ये मैं आपको रेशियो वाली चीजें सिखा रहा हूं। अब इस पे एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन में, आप कोई भी बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ठीक है, हम बात तो आपकी समझ गए, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि ये पॉइंट अपने पास -6,10 है, तो आपने कहीं लिखा हुआ तो है ही नहीं, ये पॉइंट अंदर की तरफ कैसे बना लिया, ये चीज समझ में नहीं आई कि हम लोगों ने अंदर की तरफ कैसे बना लिया।
ना तो यहाँ पर इंटरनली रेशियो है ना हमारे पास एक्सटर्नली रेशियो है, तो ये पॉइंट आपने अंदर की तरफ कैसे बना लिया? तो याद रखना ये पॉइंट हम लोगों ने अंदर की तरफ इसलिए बना लिया क्योंकि आप लोगों को यहां पर जब भी नहीं दिया वो कभी भी तो हमेशा अंदर की तरफ बनाओगे। सर क्या हमेशा अंदर की तरफ मतलब इंटरनली होगा क्या जब नहीं दिया हुआ है? नहीं, इसका मतलब अपने पास हमेशा अंदर की तरफ बनाओगे। ये पॉजिटिव अगर आ गया है तो तुरंत समझोगे कि 2:7 का इंटरनली रेशियो है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि 2:7 का एक्सटर्नली रेशियो है, बाह्य विभाजन है। आप हमेशा अंदर की तरफ बनाओगे। इंटरनली अगर कभी भी आता है तो हमेशा समझ जाना कि पॉजिटिव अगर आता है तो हमेशा समझ जाना इंटरनली है। नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मिटाओ बाहर की तरफ बनाओ, ये तो एक्सटर्नली था, गलती से मैंने अंदर की तरफ बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव अगर आ जाए तो बस पूरा वापस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा काम करना है आपको कि हाँ अपने पास ये नेगेटिव आया, इस चीज का मतलब 2:7 का बाह्य अनुपात है, बस ये याद रखना। हमेशा इंटरनली लेना है। पॉजिटिव आ जाए बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आ जाए तो फिर आप लोगों को यहां पर एक्सटर्नली लिख देना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन में अपने पास ये जो आ गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,2 एंड -4,5 इन द रेशियो ऑफ 3:2 एक्सटर्नली। इसने खुद नहीं लिख दिया कि बाह्य विभाजन अगर अपने पास है किसी भी पॉइंट का, ये 6,2 है, ये अपने पास लिखा हुआ है -4,5, और यहां पर अपने पास पॉइंट देने के बाद कोई भी एक्सटर्नली डिवीजन का जो पॉइंट है जो इसको 3:2 में काट रहा है, तो आप लोगों को यहां पर 3 को इंटू करोगे 4 से तो अपने पास कितना होगा -12। 3 का इंटू 4 से करोगे -12, 2 का इंटू 6 से करोगे -12, और नीचे अपने पास 3 माइनस अपने पास 2 आ जाएगा, कोमा 3 का इंटू 5 से करोगे तो अपने पास 15, 2 का इंटू 2 से करोगे तो -4, और नीचे अपने पास 3 - 2 अपने पास है, तो ये आ गया -24, और ये आ गया अपने पास 11, -24,11, ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे ने इस चीज को अच्छे से ढंग से आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि इंटरनली रेशियो अपने पास क्या होता है और एक्सटर्नली रेशियो अपने पास क्या होता है, ये चीज आप लोगों ने ढंग से समझ ली होगी। और ये बात अगर आपके समझ में आई है तो थोड़ा सा फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। ये अपने पास समत्रिभाजन बिंदु अगर है, सम विभाजन नहीं, समत्रिभाजन इसको करना, और चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यानी कि 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों से पूछे गए हैं। दो कोमा -2 -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, यहां पर कोई भी पॉइंट है 2,-2, और यहां पर अपने पास पॉइंट है -7,4, ये अपने पास बी पॉइंट है। यहाँ पर ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट हम लोगों को दिए हुए हैं। मान लो कोई भी पॉइंट जो इसको पी कोमा क्यू है, जो इसको समत्रिभाजित अगर करता है तो समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर बराबर भागों में ऐसे अपने पास बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पी क्यू बोला नहीं है, मैंने लिख दिया वैसे पी कोमा क्यू। यहां पर अगर आपको कभी भी ये पॉइंट चाहिए यहां से यहां तक, तो ये अपने पास 1 है, और यहां से यहां तक ये अपने पास कितना है, 2 है, ये लीजिए। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक अपने पास होंगे, यहां पर 2 का इंटू करोगे 2 से तो ये अपने पास आएगा 4,
और 1 का इंटू करोगे 7 से तो माइनस अपने पास 7 अपॉन अपने पास नीचे कितना आएगा 1 + 2। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये रहा। दूसरा 1 का 4 से इंटू करोगे तो अपने पास 4 और इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास 4 आएगा और नीचे अपने पास कितना होगा 1 + 2। ये लीजिए, तो यहाँ पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए तो यहाँ से -3/3 तो ये आ गया अपने पास -1 और ये अपने पास आ गया 0। ये लीजिए -1,0। यहाँ पर -7,4 है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर किसी भी बच्चे को फाइंड आउट करना है तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो इधर 1 मान लो और इस साइड 2 मान लो, ये रेशियो 2 होगा, ये रेशियो 1 होगा, या आप लोग यहाँ पर इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। -7,1 -8 में 2 का भाग दोगे -4, 4,0 तो ये अपने पास आंसर आ गया है -4,2। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। इस प्रकार से हम लोग इनको निकालते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं इस चीज को? चलिए, अगर बात समझ में आई है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 5, -6 and -1, -4 also find the point of intersection। यहां पर अपने पास दो बिंदु हैं, ध्यान से समझना, सभी लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर 5, -6, 5, अपने पास -6, -1, -4, -1, -4, इसको मिलाने वाली लाइन को y एक्सिस, कोई भी अपने पास अगर y एक्सिस अगर है तो y एक्सिस का मतलब अपने पास x इक्वल टू कितना होता है? तो आप कहोगे सर 0 होता है। y एक्सिस के बारे में हम लोगों से बात कर रहा है, किस अनुपात में काटती है, और उस बिंदु के निर्देशांक भी आप लोग बताइए क्या होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। भाई ये लो, जब भी पूछे कि कौन से रेशियो में काटता है तो मैं कहूंगा कि λ/1 में। सुमित के लिए, एक बच्चे के लिए 14 में रिपीट करूं, 14 भाई मैं फिर बता देता हूं, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए, रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो λ/1 अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -λ+5 अपॉन λ+1, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा अपने पास है, यहां इंटू करोगे तो -4λ और -6 अपॉन λ+1 है। ये लीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास ये आ गए। y एक्सिस पर x इक्वल टू 0 अपने पास होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर मान, और ये पॉइंट जो है वो मुझे बताओ कि इस लाइन पर भी होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा, और लाइन पर अगर ये पॉइंट हुआ तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन पर है तो उसकी इक्वेशन को अपने पास सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब ये यहां रखोगे तो बराबर में 0 आना चाहिए। तो -λ+5 अपॉन λ+1 तो बराबर में अपने पास 0 आना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या यहां से 5 आ गई क्या? सोल्व करने पर 5 आ गई, तो रेशियो तो बन गया 5:1। 5 आ गया तो रेशियो तो 5:1 बन गया, और रेशियो 5:1 बन गया तो मुझे बताइए यहां पर अगर वैल्यू आप लोग पुट करते हो, लैम्डा का मान यहां रखते हो तो यहां तो 0 आना ही है, एक्स का मान तो 0, और यहां अगर लैम्डा का मान 5 रखते हो, 20 और -6 तो -26 बट्टे में अपने पास 6 आ गया, तो 0, -13/3। तो ये अपने पास जो है वो पहले ही ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में ये सेम नहीं है, तो ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर अपने पास 15 का। 4 पॉइंट मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। एक थोड़ा सा 14 नंबर मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। यहां पर सम त्रिभाजन बिंदु है, पहली बात तो इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। सम त्रिभाजन बिंदु अगर है तो 2 पॉइंट अगर अपने पास है 2, -2, और दूसरा अपने पास है -7, 4, और 3 बराबर बराबर भागों में बांटने वाली लाइन हो तो 1:1:1, 3 इक्वल पार्ट्स में ये आ गया।
तो क्या आप लोगों को ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों को निकालना है, मान लो ये पॉइंट निकालना है, तो यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो तो अपने पास 2 है, 1 और 1 मिलके 2 गया, और इधर वाला अपने पास कितना है, 1 है। तो क्या आप लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या, बताओ। इधर की तरफ अपने पास 2 है, ये 1 है, तो m का मान 2, n का मान 1, और दोनों इंटरनली ही रेशियो दिया हुआ है, तो इस चीज को हम लोग यहां से सोल्व करके इसके हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। और ये आने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो फिर दो तरीके हैं, यहां से यहां तक तो 2 है, 1 और 1, और इधर वाला 1 है, तो उस कॉन्सेप्ट से कर लो, या इन दोनों का तो ये अपने पास मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये अपने पास पॉइंट है। उम्मीद है इंटरनली और एक्सटर्नली जो डिवीजन है उसको आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान रखना। तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 4। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट मैंने कहा इसके टोटल में आपको 15 पॉइंट्स आपको करवाता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, और वो अगला जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 5, वो है अपने पास स्लोप या अपने पास ढाल या अपने पास ग्रेडियंट के बारे में। किसी भी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्लोप या ढाल या ग्रेडियंट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर अपने पास 5 है स्लोप के बारे में। स्लोप या ढाल, टोटल 15 पॉइंट्स मैं साथ साथ क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, साथ साथ आपको थ्योरी समझाते हुए जा रहा हूं, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आप लोग सीखते चलिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो आप लोगों को वहां पर सिर्फ लैम्डा का मान रखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहां पर रोहित आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप लोगों को मान रखना है। बाद में दो क्वेश्चन आगे फिर से आ जाएंगे, 61 और 60 नंबर और 61 नंबर, दो क्वेश्चन फिर से आएंगे, तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पॉइंट वापस आ जाएंगे। तो यहां पर अपने पास ये जो स्लोप या ढाल, मुझे एक बात बताइए, एक चीज याद रखना, स्लोप या ढाल दो पॉइंट अपने पास हैं, एक पॉइंट अपने पास ए है और एक अपने पास मान लीजिए बी है। ये अपने पास 24 है, ये अपने पास 7 है, तो आप कहोगे सर ये कितना होगा, तो मैं कहूंगा ये 25 होगा। ये अपने पास मान लीजिए यहां से यहां तक ये अपने पास 24 है और ये अपने पास यहां पर 7 है, तो ये कितना हुआ 25। तो बताओ ए का ढाल ज्यादा है या बी का ढाल ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि ए और बी में स्लोप किसका ज्यादा है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ए का ज्यादा है, कुछ बच्चे कहेंगे बी का ज्यादा है, कुछ बच्चे बराबर भी बोलेंगे। कुछ यहां पर बोलते हैं कि सर 25 है, इधर भी 25 है, तो स्लोप याद रखना बराबर नहीं है, स्लोप बी का ज्यादा है। स्लोप का जो मतलब है यहां पर वो अपने पास होता है राइज अपॉन रन। स्लोप या ढाल का मतलब जितना आप लोग ऊपर उठे और ऊपर उठने के लिए कितना आगे चले, उस चीज को हम लोग स्लोप बोलते हैं, याद रखना। तो यहां पर जो स्लोप है वो तो ऊपर की तरफ आप लोग 7 ही उठ रहे हो और ये अपने पास 24 है, यहां पर ऊपर की तरफ तो 24 उठ गए और ये अपने पास 7 ही है, इसका मतलब बी पॉइंट का स्लोप यहां पर ज्यादा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। स्लोप का मतलब रियल में अगर देखा जाए, वैसे अगर देखा जाए, तो याद रखना स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। स्लोप या जो ढाल होता है उसको हम लोग डिनोट जो करते हैं वो एम से डिनोट करते हैं, और इस चीज का मतलब होता है राइज अपॉन अपने पास रन। मतलब जितना आप लोग ऊपर की तरफ उठे अपॉन जितना आप लोग आगे की तरफ अगर चल रहे हो, तो इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना कि स्लोप होता क्या है। स्लोप राइज अपॉन रन, और राइज का मतलब आप लोग जब ऊपर की तरफ उठ रहे हो, तो अगर मैं एक्सिस में बात करूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग ऊपर उठ रहे हो तो चेंज किस में है। अगर आप लोग ऊपर उठ रहे हो तो चेंज किस में है, तो आप लोग कहोगे सर जब भी हम लोग ऊपर उठ रहे हैं तो चेंज इन वाई है। तो हम लोग यहां पर और मैथ्स में समझना चाहें तो डेल यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जितना वाई में चेंज हुआ, मान लो आप लोग पॉइंट नंबर पर थे 2 पर, तो पहले ही बैठे हो, और अब 3 पर पहुंचे हो, तो 2 से 3 पर पहुंचने के लिए चले कितने, तो आप कहोगे सर 1 चले। तो चेंज इन वाई जो होगा वो 1 होगा अपॉन चेंज इन एक्स होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, और चेंज इन ये डेल्टा जो साइन है वो चेंज का साइन है। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अच्छे से और ढंग से लिखना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो यहां पर अक्स एक्सिस के स्लोप जो होता है, ध्यान से सुनना, स्लोप होता है अक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। पॉजिटिव डायरेक्शन वाला कोण होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंगल में पॉजिटिव डायरेक्शन अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझना, पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बोल रहे हैं। तो जब कभी भी अपने पास यहां पर कोई भी लाइन अगर इस प्रकार से है, तो धनात्मक दिशा में बनाया गया जो कोण होता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। और स्लोप का मतलब चेंज इन वाई, वाई में अपने पास कितना चेंज हुआ अपॉन एक्स में अपने पास कितना चेंज हुआ। तो इसको हम लोग क्या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या हम लोग टेन थीटा भी लिखते हैं क्या? तो हम लोग स्लोप दूसरे फॉर्म में दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमें इसका अगर कभी भी ध्यान रखना, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर अपने पास एक्स एक्सिस से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण अगर गिवन है, तो उसके लिए फिर हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? थीटा की फॉर्म में। तो दूसरा अपने पास यहां पर तीन तरीके हैं स्लोप निकालने के। पहला तरीका, तीन तरीके सर क्यों हैं? क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है। स्लोप निकालने के जो मेथड होते हैं वो अपने पास तीन मेथड होते हैं, और डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। जैसे 2 पॉइंट अगर दिए हुए हो, तब तो स्लोप निकालने का सीधा सीधा तरीका है या y2 माइनस y1 अपॉन अपने पास x2 माइनस x1। ये लीजिए, ये अपने पास स्लोप आ गया। यहां पर दूसरा तरीका है, अगर एंगल अपने पास दिया हुआ है तो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका होगा टेन थीटा। अपने पास ये लो, मान लो धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण अगर 30 डिग्री है, तो टेन का मान होगा टेन 30, अगर एंगल 30 डिग्री है तो। और टेन 30 आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए जो एडवांस मैथ्स पढ़ चुके हैं, तो 1/√3। और तीसरा, ये आप लोगों को टाइम आने पर मैं समझाऊंगा, स्लोप निकालने का तरीका होता है -a/b। इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बाद में जब मुझे लगेगा कि अब बच्चों के समझ में आ जाएगा, तब इसको मैं स्लोप करूंगा, इसको मैं आपको सोल्व करवा दूंगा या इसको मैं समझा दूंगा। ये तीन तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, इनको आप लोग याद कर लीजिए, इनको आप लोग रट लीजिए। ये अपने पास पॉइंट था कि स्लोप आप लोग अगर कभी आपको फाइंड आउट करना पड़े, तो ये अपने पास तरीका है। पहले थोड़ी सी हम लोग अब थ्योरी पढ़ेंगे, याद रखना थोड़ी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था अपने पास स्लोप या ढाल के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 के बाद मैं आपको समझाता हूं पॉइंट नंबर 6, एंगल बिटवीन लाइंस। यहां पर रेखाओं के मध्य अगर कभी भी कोण आपको निकालना हो, दो लाइन के बीच अगर कोण आपको कभी भी निकालना हो, मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अपने पास दिए हुए हैं। एक अपने पास लाइन ये है और दूसरी लाइन अपने पास ये है। इसका स्लोप जो है वो m1 है और इसका स्लोप जो है वो m2 है, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो अपने पास थीटा है। तो याद रखना, इनका जो स्लोप अपने पास होगा, हमेशा ध्यान रखना कि इनका जो स्लोप, यहां पर 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इनके बीच का जो एंगल होगा टेन थीटा बराबर, ये अपने पास होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये अपने पास सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है यहां पर, वो ये है कि अगर कभी भी अपने पास दो लाइन पैरेलल हो, अगर कभी भी अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में याद रखना m1 बराबर होता है m2 के। और तीसरा पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है, यदि कभी भी अपने पास यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा, कभी भी अगर अपने पास यहां पर दो लाइन परपेंडिकुलर अगर हैं, तो उस कंडीशन में m1 इंटू m2 बराबर अपने पास कितना होगा? -1 होगा। तीन पॉइंट आप लोगों को एंगल बिटवीन लाइंस अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, कोण इनके बीच का अगर ज्ञात करना है, तो तीन पॉइंट आप लोगों को ये सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद होने चाहिए। अब मैं समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है, कहां से आया, कैसे आया और कैसे बना। मान लीजिए ये वाला कोण अपने पास यहां पर अल्फा है, और ये वाला कोण अपने पास यहां पर एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, ये मान लो यहां पर अपने पास बीटा है और ये मान लो अपने पास अल्फा है।
तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास अगर ट्रायंगल से थ्योरी अगर आपको याद है ज्योमेट्री की, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या बाह्य कोण हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है? किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे अल्फा माइनस बीटा, और मैं कहूंगा दोनों तरफ टेन थीटा लगा दो। तो इधर भी टेन लगा दिया और इधर भी अपने पास टेन लगा दिया। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर टेन ए माइनस अपने पास टेन बी अपॉन अपने पास वन प्लस टेन ए टेन बी, और अपने पास टेन अल्फा और टेन बीटा आ गया। तो हम लोग टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ये अपने पास स्लोप ही तो होता है एंगल, तो अपने पास टेन अल्फा एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, इसलिए अपने पास ये आया है, ये वाला अपने पास फॉर्मूला यहां से आया है। यदि यहां पर ये जो अपने पास है, याद रखना ध्यान रखना, ये दोनों ही मैंने M2 लिख दिए हैं, ये एक M1 होगा और एक M2 होगा, ये मैंने गलती से दोनों सेम लिख दिए थे। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे आता है, दोनों M1 बराबर M2 कैसे होता है, लाइन पैरेलल होते हो? तो याद रखना दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हो तो उनके बीच का कोण हम लोग मानते हैं 0 डिग्री। यदि दो लाइन कभी भी पैरेलल अगर हो तो उनके बीच का जो कोण हम लोग मानेंगे वो हम लोग कितने डिग्री मानते हैं? तो आप कहोगे सर दोनों के बीच का कोण हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। तो जब दोनों के बीच का कोण आप लोग 0 डिग्री मानोगे तो ये अपने पास टेन थीटा जीरो, टेन जीरो जीरो होता है, तो ये इधर इंटू होके जीरो बन गया। तो M1 माइनस M2 बराबर जीरो, तो वहां से ये रिजल्ट निकल के आता है M1 बराबर M2। यदि कभी भी अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों लाइन परपेंडिकुलर अगर हैं तो कोण 90 डिग्री, और टेन 90 इनफाइनाइट होता है। कोई भी चीज इनफाइनाइट कब होगी? जब अपोन वाली चीजें जीरो बने, वन प्लस एम वन एम टू बराबर जीरो बने, तो वन प्लस एम वन एम टू बराबर जीरो अगर बन जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा टेन। और ये अगर अपने पास है वन प्लस एम वन एम टू बराबर जीरो, तो यहां से एम वन इंटू एम टू बराबर क्या अपने पास माइनस वन हो जाएगा क्या? वो दोनों रिजल्ट जो हैं वो यहां से मैंने आपको याद करवा दिए, रटवा दिए हैं। ये था पॉइंट नंबर 6। एंगल बिटवीन लाइन अगर आपको कभी भी फाइंड आउट अगर करना है तो अपने पास ये तरीका होता है, ध्यान रखना आप लोग। 6 के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर आप लोगों को 7 नंबर समझाने की मैं कोशिश करता हूं। कुछ थ्योरी में एक बार पढ़ाऊंगा ताकि फिर हम लोग क्वेश्चन साथ साथ आसानी से अच्छे से हम लोग कर सकें। और अगर कभी भी एंगल बिटवीन लाइन आप लोगों को नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं पॉइंट नंबर 7 में। 7 नंबर जो पॉइंट है उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आप लोग चार प्रकार से लिख सकते हो। सर चार प्रकार से क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अपने पास यहां पर क्या गिवन होगा इस चीज पर चीजें डिपेंड करती हैं। आपको गिवन क्या है उसी के अनुसार आप लोग वहां पर एंगल बिटवीन लाइन लिखोगे। तो अगर कभी भी अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से आप लोग समझना, ठीक से आप लोग समझना, यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से कोई भी लाइन दी हुई है और यहां पर सबसे पहले हम लोगों को इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, और एक हम लोगों को दिया हुआ है एम। क्या क्या दिया हुआ है? सी और एम दिया हुआ है। एम यहां पर क्या है? तो आप बोलोगे सर एम यहां पर स्लोप है, याद रखना स्लोप है या अपने पास ढाल है। एम जो है वो स्लोप या ढाल है। और सी यहां पर क्या है? सी यहां पर अपने पास है, क्या है सी? सी अपने पास है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड, वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड। यहां पर तो याद रखना इसकी इक्वेशन जो होगी, और वो इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर कभी भी अपने पास स्लोप, याद रखना क्या क्या गिवन है वो मैं इधर लिख रहा हूं। दो चीजें गिवन है, एक तो आपको स्लोप गिवन है ये रहा, और एक आपको इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये दोनों देने के बाद अपने पास कभी भी अगर यहां पर इक्वेशन पूछे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये अपने पास यहां पर इक्वेशन आती है, याद रखना। यदि कभी भी, ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक तो आप लोगों को पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से समझना,
एक तो आप लोगों को पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए x1 y1, और दूसरा आप लोगों को जो दिया हुआ है सेकंड दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका ढाल अगर दिया हुआ है m। ये दो चीजें अगर देने के बाद आप लोगों को कभी भी स्लोप या ढाल दिया हुआ है, अब अगर इक्वेशन पूछे किसी भी लाइन की, तो याद रखना लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन। तो मैंने कहा चार प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है, x माइनस एक्स वन। ये लीजिए, अगर कभी भी आपको एक पॉइंट और अगर स्लोप दिया हुआ है तो इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये अपने पास इक्वेशन होगी। तीसरा आपको क्या गिवन होगा, तीसरी आप लोगों को अगर कभी भी दो पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एक्स टू वाई टू, अगर आपको दिया हुआ है और इसके बाद दो पॉइंट देने के बाद अगर कभी भी स्लोप अपने पास लाइन की इक्वेशन पूछे, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो अपने पास होगी y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस अपने पास x1 और इनटू कर देंगे अपने पास किससे, x माइनस x1 से। ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी कब, जब दो पॉइंट दिए हुए हों और कभी भी अगर आप लोगों को यहां पर इस प्रकार से गिवन है कि x x को तो काटे यहां पर a पर और y को काटे यहां पर b पर, तो उस कंडीशन में जो अपने पास लाइन की इक्वेशन होती है वो अपने पास होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू अपने पास वन। ये लाइन की इक्वेशन होती है। ये लाइन की चार इक्वेशन होती हैं। चार क्यों होती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है। चार इक्वेशन क्यों है, इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। सर ये थोड़ा सा समझा दो कि कहां से कैसे और क्यों बनता होगा। याद रखना ये चीजें अपने पास कोई काम की नहीं है कि कहां से बनता होगा। फिर भी अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो मैं इन चीजों को समझा देता हूं। ये एंगल मान लीजिए अपने पास थीटा है, तो यहां पर और ये पॉइंट जो है वो अपने पास है x1 y1, या ये पॉइंट x कोमा वाई है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y, और यहां से ये वाली डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर x। ये अपने पास नीचे वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस c है, टोटल y था, ये अगर c है तो ये अपने पास होगा y माइनस सी, और ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर थीटा होगा। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर यहां से आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर y माइनस सी अपॉन एक्स। और टेन थीटा को हम लोग m से डिनोट करते हैं स्लोप को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एक्स बराबर y माइनस सी है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एम एक्स प्लस सी। आता तो ऐसे मैं हर चीज आपको समझा सकता हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि कोई काम का ये है नहीं, सिर्फ आप लोगों को तो याद रखना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या। यहां पर उम्मीद है कि ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। दूसरा जो अपने पास है, किसी बच्चे को लगता है कि सर ये कैसे आया होगा, ये चीजें ध्यान रखना बहुत आसान है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अपने पास ज्यादा इनकी जरूरत है नहीं। इनको अपने पास यहां पर कोई भी पॉइंट है, मान लो एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई है, ये लीजिए अपने पास, और कोई भी एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, कहीं पर भी ले लो। यहां पर मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग एक्स वन वाई वन, एक पॉइंट है इस लाइन पर एक्स वन वाई वन, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर वाई होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, वाई वन। तो कल की क्लास से हम लोगों ने सीखा था, अगर याद है तो, ये डिस्टेंस होगी वाई माइनस वाई वन, और ये वाली डिस्टेंस होगी एक्स माइनस एक्स वन। तो फिर वहां से थीटा अगर सेम है धनात्मक दिशा में, तो फिर से लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर हम लोग वाई माइनस वाई वन। ये y माइनस वाई वन कैसे आया, इसके लिए कल की क्लास आप जरूर देखिए। इसकी जगह m लिखोगे तो m बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन, ये आ जाएगा।
ये और ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखना सेम है। यहां पर y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन m का मान अगर 2 पॉइंट दिए हुए तो स्लोप गिवन नहीं होगा, फिर स्लोप खुद को निकालना पड़ेगा। और स्लोप निकालने का तरीका ये होता है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हो तो सेम ही है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन m की जगह हम लोगों ने फिर 2 पॉइंट दिए हुए थे तो m की जगह ये पुट कर दिया। और यदि कभी भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये पॉइंट होगा वो अपने पास x का मान यहां पर a है, a,0 होगा, और ये पॉइंट जो है वो 0,b होगा। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन आप लोग बना सकते हो, और बना सकते हो तो बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और जो लास्ट स्टेप थी उसको मैंने आपको रटवा दिया है, उस चीज को मैंने आपको याद करवा दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी बाद में आए नहीं। तो इसलिए करते गए 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हो, और जो लास्ट स्टेप आई है x को a पर तो x बाई ए, y को b पर तो y बाई बी इक्वल्स टू 1, तो ये चीज मैंने आपको रटवा दी है, ये चीज मैंने याद करवा दी है पॉइंट नंबर 7 में। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं और आगे हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा कि हम लोगों ने यहां पर पॉइंट नंबर 7 में क्या किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इनको आप लोग थ्योरी भी बना लेना, क्योंकि 15 पॉइंट ये सिस्टमेटिक तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। ये जो 15 पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, ये कहीं पर आप लोगों को मिलेंगे नहीं, इसलिए आप लोग नोट्स बना सकते हो, खुद के नोट्स आप लोग बना सकते हो। किसी भी लाइन की जो इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई भी अगर पॉइंट है x1 y1, तो मुझे बताइए इससे डिस्टेंस अपने पास क्या होगी, ये डिस्टेंस, यानी कि अपने पास पॉइंट नंबर 8 बोलता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। और डिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है अपने पास यहां पर पॉइंट नंबर 8, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी x1 y1 की, ये हमेशा ध्यान रखना d जो होगा वो होगा a x1 प्लस b y1 प्लस अपने पास c, और नीचे रूट में हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पर मोड लगा देंगे। मोड लगा देंगे मतलब अगर कभी नेगेटिव अगर आपके पास आता है तो भी आपको जो आंसर देना है वो पॉजिटिव ही देना है, ये याद रखना। अगर कभी नेगेटिव भी अपने पास अगर आ जाए तो भी आप लोगों को जो आंसर देना है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही देना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। ऐसे ही तो ये पॉइंट रखना है x1, एक x की जगह पॉइंट रख दो x1, y1 की जगह पॉइंट रख दो y1, और c अपने पास है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अपने पास 9 नंबर जो पॉइंट है यहां पर अगर कभी भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर कभी फाइंड आउट करना पड़े तो पहले मान लो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c 1 इक्वल्स टू 0, दूसरा है अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो c1 माइनस c2 अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर ध्यान रखना ये a और b का मान क्या होगा ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस करवाते टाइम, अभी तो सिर्फ आप लोग फॉर्मूला लिख लेना। अभी आप लोग, हाँ बिल्कुल रोहित, स्लोप नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव होता ही है। जब भी 90 डिग्री से बड़ा कोण चला जाएगा धनात्मक दिशा में तो स्लोप जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। स्लोप जो होता है वो नेगेटिव बिल्कुल होता है भाई रोहित। तो दोनों पॉइंट आप लोग लिखना, पॉइंट नंबर 8 नंबर और पॉइंट नंबर 9 नंबर। ये पॉइंट थोड़े से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि बाद में क्वेश्चंस करवाते टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, और आसानी से इनके पॉइंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आसानी से आपको करवाते हुए चलूं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि बाद में आप लोगों को थ्योरी याद हो, ध्यान रखना। ये हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन अपने पास होगी वो अपने पास होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0।
किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन जो होती है वो अपने पास होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और कोई भी लाइन अगर 2D में हमें ड्रॉ करनी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी लाइन हमें 2D में अगर ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, -1, -2, -3, ये अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही चलता रहेगा, -1, -2 इस प्रकार से। तो मुझे बताओ ये कोई भी पॉइंट है तो इससे पास होने वाले पॉइंट्स के, इससे पास होने वाले लाइन की संख्या क्या होगी? तो यहां पर इससे पास होने वाले लाइंस की जो अपने पास संख्या होती है वो अपने पास पॉइंट से याद रखना, इनफाइनाइट जो अपने पास हैं वो अपने पास हो सकती हैं। लाइन से एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी, तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ध्यान रखना। तो 2D में किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है, 2D में किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो हमेशा और हमेशा कितने पॉइंट चाहिए? हमें 2 पॉइंट चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास कोई भी इक्वेशन इस प्रकार से है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास अगर इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है तो यहां पर याद रखना कि किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोगों को हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। और 2 पॉइंट अगर आपको चाहिए, अगर 10th क्लास आपको याद है प्रत्येक बच्चे को, तो ध्यान से सुनना आप लोग। 10th क्लास अगर याद है तो हम लोग ऐसे एक बॉक्स बनाते थे, अगर आपको पता हो तो। हम लोग क्या करते थे, एक बार x 2 पॉइंट चाहिए तो एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना होगा 2, और y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना होगा 3। तो एक तो पॉइंट आ गया 0,2। एक तो ये पॉइंट आ गया, x का मान 0, y का मान 2, x का मान 3 और y का मान अपने पास 2। और 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन तो आप लोग, ये लाइन तो आप लोग ड्रॉ कर ही सकते हो। ये लीजिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग यहां पर कहोगे सर 0 हम लोग क्यों रखें? 0 हम लोग क्यों रखें? 0 आप लोग कुछ भी रख सकते हो। x का मान 1 रख दो तो y का मान आएगा, x का मान 2 रख दो तो y का मान आएगा, x का मान 1.5 रख दो, x का मान बाद में 3 रख दो तो भी पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन फिर x का मान 1.5 ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आएगा कि लाइन पर पॉइंट बनेगा कहां से। मान लो x का मान 1.5 रखा तो y का मान आ गया 3.7, तो फिर ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए जल्दी भी हो, टाइम भी नहीं लगे, बिना मतलब हम लोग टाइम ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते वहां पर, तो उसका मतलब आप लोग क्या करोगे, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या है कि दूसरा तरीका अपने पास ये है कि 2x प्लस 3y बराबर अपने पास 6 है। 6 का सभी जगह भाग दोगे तो x को डिवाइड करोगे आप लोग 3 से, यहां भी 6 का भाग, यहां भी अपने पास 6 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, बराबर 1। थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाई है उसके साथ मैंने कंपेयर कर लिया आप लोगों के लिए। इस चीज को मैं अब उल्टा पढ़ा रहा हूं आपको। x को काटे a पर, y को काटे b पर, तो x बाई ए y बाई बी बराबर 1। लेकिन ये पहले से ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब x को काटेगा a पर और y को काटेगा b पर। उल्टा हम लोग इससे पढ़ रहे हैं, तो यहां से दूसरा तरीका किसी भी लाइन को जो ड्रॉ करना है उसका तरीका अपने पास ये वाला होता है कि हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखना। सर वापिस समझाओ एक बार। तो 6 को नीचे ले आए तो 2 से कट गया 6 3 बार, सभी जगह 6 का भाग दे दिया तो 6 का भाग दोगे तो x बाई 3, 6 का भाग दोगे तो y बाई 2, तो x को काटेगा 3 पर और y को काटेगा 2 पर। एक बार फिर बताओ सर, ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आई है तो एक बार मैं वापस समझाता हूं। जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 3x प्लस 4y, माइनस या प्लस कहीं पर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, प्लस 12 भी हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है। तो यहां से अपने पास अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो 2 तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका, अपने पास 2 पॉइंट निकालो, और 2 पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, ताकि टाइम कम लगे। x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3, रखना यहां पर x का मान 0। y का मान 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x को तो काट रहा है 0,3 पर।
ठीक है, x को काट रहा है, y को x का मान 0 और y का मान 3, तो इसको यहां पर काट रहा है और ये काट रहा है 4,0 पर। ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो अपने पास ये लीजिए लाइन ड्रॉ गई। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। सभी जगह 12 का भाग दोगे तो x के नीचे कितना आ जाएगा 4, y के नीचे कितना आ जाएगा 3 और 12 का भाग दोगे तो 1। तो x को 4 पर काटेगा, ये दूरी 4 होगी, y को 3 पर काटेगा, ये दूरी 3 होगी। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 2 लाइन आ गई। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, अब आप लोग एक दूसरे का कमेंट तो देखिए देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या या पैरेलल नहीं है, ये बात बताइए मुझे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है या नहीं है, तो आप लोग कहोगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर दोनों लाइन पैरेलल है। उसको एक लाइन पैरेलल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। याद रखना पैरेलल लाइन तब होगी जब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये दूरी भी एक है, ये दूरी भी एक है, तो बच्चों को लाइन पैरेलल दिखनी शुरू हो जाती है। ये आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन पैरेलल नहीं है। ध्यान रखना पैरेलल लाइन तब होंगी जब उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ऐसे तो दो लाइन है, एक ऐसे है एक ऐसे है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी ये लोग बराबर है, लेकिन लाइन क्या दोनों पैरेलल हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं सर लाइन पैरेलल नहीं है। तो अब अपने पास यहां पर देखिए डायग्राम बनाने के बाद लाइन पैरेलल दिख रही है, और वैसे रियल में दोनों लाइन पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि दोनों में पैरेलल डिस्टेंस सेम नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। तो फिर सर यहां पर याद रखना ऐसे नहीं करते कि लाइन जो दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन माना जाता है। याद रखना दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन माना जाता है, वही उसका हल माना जाता है। ये चीज ध्यान रखना। योगी लव यू भाई। यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट अपने पास ये है, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। तो सर क्या हमेशा पैरेलल लाइन अगर कभी देखनी है तो क्या हमेशा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? याद रखना इसकी जरूरत नहीं है, आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको देखना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो वो ऐसे डायग्राम बनाकर या लाइन ड्रॉ करके देखने के बजाय आप ऐसे कहोगे A1 दो लाइन अगर अपने पास है, एक लाइन लिखनी हो ये लिख दी, दो लाइन अगर है A1x B1y प्लस अपने पास C1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन अपने पास है A2x प्लस B2y प्लस अपने पास C2 इक्वल टू अपने पास 0। तो यहां से अपने पास इसको हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, और ये जो अपने पास है ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। ऊपर वाली अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, नीचे वाली सेकंड है। तो आप लोग ध्यान रखना अगर कभी भी अपने पास A1 अपॉन A2 चेक करते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 है या नहीं है, तो या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 है या नहीं है, तो चेक करने के टाइम दो ही तो कंडीशन बनेंगी, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। मान लो बराबर नहीं है तो फिर तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है कि बराबर है या नहीं है, इसका मतलब यहां पर बराबर नहीं है। तो याद रखना दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो कितना हल होगा, उनका एक सॉल्यूशन होगा। याद रखना यदि कभी भी अपने पास ये लाइन मान लो बराबर आ जाए, अगर सर बराबर आए तो क्या करें, तो बराबर आओगे तो तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा कि तीसरा बराबर नहीं आया तो आगे चेक नहीं करना, बराबर आ गया तो तीसरे को चेक करना, और तीसरे को चेक करोगे या तो बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। मान लो बराबर नहीं आया, तो बराबर अगर नहीं आया इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो हल जो होंगे वो कितने हल होंगे? 0। अब वहां पर क्वेश्चन उल्टा बनेगा, इसके 0 हल है, इसका 0 हल है या इसका कोई हल नहीं है, दोनों बात एक ही है। 0 हल है या कोई हल नहीं है, दोनों बात एक ही है। या कहेगा लाइन पैरेलल है, तो फिर वहां पर उल्टा सोचना पड़ेगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 आ गया और चेक किया C1 अपॉन C2 को, तो मान लो अगर कभी बराबर नहीं आया तो ये कंडीशन, और मान लो बराबर अगर आ जाता है C1 अपॉन C2, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगी, ध्यान रखना। और फिर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये लीजिए अपने पास यहां पर इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना।
अब है अपने पास पॉइंट नंबर, इसके बाद थोड़ा सा अपने पास क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पॉइंट नंबर 11 और थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, याद रखना कभी भी अगर कोई चतुर्भुज अगर अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रेक्टेंगल आ जाए, ये क्वेश्चन जो बनता है या तो रेक्टेंगल के बारे में बनेगा या अपने पास स्क्वायर के बारे में बनेगा, जैसा ज्योमेट्री में मैंने आपको मेंसुरेशन में समझाया है, या पैरेललोग्राम के बारे में बनेगा, या रोम्बस के बारे में अपने पास बनता है। इन चारों में चारों वर्टिसेस देने के बाद देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, चारों वर्टिसेस देने के बाद हम लोगों से पूछता है कि कौन सी आकृति होगी। तो चारों अगर अपने पास यहां पर दे दिया है तो फिर आप लोग साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए साइड निकालोगे, और साथ ही ए सी और बी डी विकर्ण आप लोग निकालोगे। चारों साइड अगर बराबर हैं और दोनों विकर्ण अलग से बराबर हैं तो चारों साइड बराबर और विकर्ण बराबर तो स्क्वायर होगा। चारों साइड बराबर नहीं है, डायगोनल तो बराबर हैं लेकिन अपोजिट साइड बराबर हैं, इसका मतलब रेक्टेंगल होगा अगर डायगोनल बराबर है तो, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं, अपोजिट साइड बराबर है। यदि अपोजिट साइड बराबर हैं और डायगोनल बराबर है नहीं तो पैरेललोग्राम होगा, और चारों साइड तो बराबर हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। एक तो ऐसे पहचानते हैं। दूसरा, याद रखना तीन वर्टिसेस देने के बाद चौथा वर्टिसेस हम लोगों से पूछता है इन चारों ही डायग्राम्स में, इन चारों ही डायग्राम्स में चौथा वर्टेक्स अपने पास पूछता है। तो तीन देने के बाद अगर चौथा वर्टिसेस हम लोगों से अगर पूछता है तो फिर अपने पास यहां पर चौथा निकालते कैसे हैं, तो ध्यान रखना जैसे ये दे दिया अपने पास x1 y1, ये दे दिया x2 y2, ये दे दिया अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू वहां पर देगा x3 y3। इन चारों ही आकृतियों में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है तो चौथा पॉइंट अगर ये p, q दे दिया, ये पूछ ले तो ध्यान रखना इन दोनों से हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट होगा तो x1 प्लस x3/2 न्यूमेरिक वैल्यू होंगी तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और फिर ये जो मिड पॉइंट होगा यही मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट भी यही होगा। तो इन दोनों को, ये तीनों न्यूमेरिक वैल्यू में दिए हुए मिलेंगे और p और q का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां से लिखोगे p प्लस x2 अपॉन 2 बराबर अपने पास होगा x1 प्लस x3 अपॉन अपने पास 2। तो बताओ p का जो मान आ गया वो क्या, x1 प्लस x3 माइनस अपने पास x2 आ जाएगा क्या, ये लीजिए, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ज्यादा पढ़ा दिए थ्योरी। अपने पास थ्योरी के 4 पॉइंट अपने पास और बच गए। एक अपने पास बच गया ट्रायंगल, दूसरा अपने पास बच गया सर्किल, फिर अपने पास बच गया है यहां पर ट्रायंगल सर्किल, एक पॉइंट अपने पास बन गया रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स अपने पास बचा है, और चौथा अपने पास रीजन या क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। थ्योरी के 4 पॉइंट्स अपने पास बचे हुए हैं। कल आकर मैं आपको इसके क्वेश्चंस और समझाने की कोशिश करूंगा जैसे ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में मिलते हैं।